कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। अगर इसी तरीके से सवाल उठाए जाते रहे तो अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अगर चुनाव आयोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से सवाल और उठेंगे। कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने जो सवाल उठाए उनमें से किसी सवाल का सीधा उत्तर आयोग ने नहीं दिया है। जो लोग इस तरीके के आरोप कांग्रेस जैसी पार्टी पर लगाते हैं जिसने देश को आजाद कराया, जिसने देश में लोकतंत्र की स्थापना की, जिसने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके एक भारत नेक भारत बनाया, जिस पार्टी ने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया हो, राइट टू फूड दिया हो, राइट टू एजुकेशन दिया हो, उस पार्टी के ऊपर अगर आप अस्थिरता का आरोप लगाते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए एक साथ चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने दिए। कांग्रेस पार्टी भी चाहती तो ये आरोप लगवा देती कि साहब वो तो ये तो देशद्रोही लोग हैं। आप कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग अपनी मर्यादा भूल करके राजनीतिक दलों पर, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप उचित नहीं है। जब आप कर्नाटक जीत लेते हैं, जब आप हिमाचल जीत लेते हैं, जब आप तमाम अन्य राज्यों के चुनाव जीत लेते हैं, तो आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस भी विधानसभा चुनाव में दिक्कत होती है, हार का सामना करना पड़ता है, वहां सवाल उठते हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया था, हम सारे के सारे राज्य भी जीत जाएं, वीवीपैट और ईवीएम पर हमारे सवाल जारी रहे। कहता हूं कि क्या इन 9 सीटों में से किसी भी एक सीट में लड़ने का स्कोप नहीं था कांग्रेस के पास। यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत मसला नहीं था, मसला था जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाली जो ताकतें हैं उनको कैसे परास्त किया जाए। पॉलिटिक्स में जितनी मेरी समझ है, जो प्राइमरी एंटिटी है वो है पॉलिटिकल पार्टी, गठबंधन सेकेंडरी आइडेंटिटी है। इस वक्त चुनाव पार्टी बचाने से ज्यादा लोकतंत्र को बचाने के लिए। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। कैसे हैं? नमस्कार। बस बढ़िया सर। सुरेंद्र जी, हरियाणा चुनाव के जब परिणाम आए तो कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उस पर अब आयोग का जवाब आ गया है, आपने सुना ही होगा। कल आयोग ने कहा कि ईवीएम की बैटरी को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं वो असल में निराधार हैं। साथ ही ये भी कहा कि अगर इसी तरीके से सवाल उठाए जाते रहे तो अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। इसमें कांग्रेस का क्या कहना है सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पर हमारे सवालों के जवाब देने की जगह पर अगर चुनाव आयोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से सवाल और उठेंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग जो आरोप लगा रहा है और वो कह रहा है कि हम स्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग अब गंभीर सवालों के कटघरे में। कोई राजनीतिक पार्टी अगर आपके पास शिकायत लेके जाती है तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लेके जाती है, ना कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए। चुनाव आयोग में चुनाव अधिकारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र बचा रहेगा। और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर भविष्य में भी सवाल उठाए जाने पड़े तो हम वो उठाएंगे। क्या ये सच नहीं है अगर हम ये कह रहे हैं आपसे कि 99% बैटरी जो है, कई बैटरी 99% चार्ज है, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर आरोप कि आप अस्थिर करना चाहते हैं। अजीब किस्म का भोंडा मजाक है ये कि हम अस्थिर करना चाहते हैं। अरे भाई, हमारा तो आरोप आप पर है कि आप चुनाव प्रणाली को प्रभावित करना चाहते हैं किसी पक्ष के साथ में, सत्ता पक्ष के साथ में। इसका जवाब दीजिए। आप ये जवाब दीजिए कि 99% वो बैटरी चार्ज क्यों है। इसका आप जवाब दीजिए कि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक इलेक्शन कमीशन की अगर वेबसाइट 17, 16, 17 सीटों पर अपडेट नहीं हो रही थी तो क्यों नहीं हो रही थी। राजनीतिक दलों का काम है आरोप लगाना, चुनाव आयोग का काम है आरोप का जवाब देना, न कि काउंटर लगाना। आप किसी पक्ष के साथ नहीं है, आप नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी के हिस्सा है। आपको उस ब्यूरोक्रेसी के साथ में ही कम से कम अपनी जो ब्यूरोक्रेसी की आपने नॉन कमिटल आपने जो कसम खाई है उस पर भी कायम रहिए। संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक दलों पर आरोप लगाने से बचना चाहिए, वरना माना जाएगा कि ये संवैधानिक संस्थाएं किसी न किसी के प्रभाव में काम कर रही है। पर सुरेंद्र जी, वो तो कह रहे हैं ना कि आरोप निराधार है। वो तो कह रहे हैं आधारहीन ही है आरोप। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि नॉर्मल सिटीजन के तौर पर हम कैसे समझेंगे? जैसे आपने आरोप लगाया, उन्होंने कह दिया निराधार है, अब इसको कैसे समझा जाएगा? मतलब इसका उत्तर कैसे निकलेगा? और दूसरी बात ये भी है सुरेंद्र जी कि अगर चुनाव आयोग पर विपक्ष द्वारा ऐसे ही सवाल उठाए जाते रहे तो वोटर्स की नजर में तो आयोग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी
और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी खत्म होने का मतलब है डेमोक्रेटिक सेटअप कोलैप्स हो सकता है। तो यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि हमने आरोप लगाए, हमने कहा कि कई जगहों पर ईवीएम मशीनें जो है 99% जो है चार्ज पाई गई। आप कह दीजिए कि जो मशीनें हमने रखवाई थी वो 99% चार्ज नहीं थी, आपकी सूचना गलत थी। आप ये कहिए ना, ये कहने की जगह कि वो निराधार है। आपके पास निराधार कहने का क्या आधार है? हम अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इतने अमुक समय से अमुक समय तक इन 17, 18, 20 सीटों का अपडेशन नहीं हो रहा था, बाकी सीटों का अपडेशन हो रहा था। तो आप कहिए नहीं, ये इसके फैक्ट हैं, ये ऑनलाइन है और इस पे आपका लगातार हर आधे घंटे में 15 मिनट में अपडेशन हो रहा था, या जहां से अपडेशन नहीं हो रहा था वहां पर ये कारण था। आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने जो सवाल उठाए उनमें से किसी सवाल का सीधा उत्तर आयोग ने नहीं आप दिया है। आप सीधा उत्तर देते नहीं है और आप काउंटर क्या नाम वो कर दे रहे हैं। तो ये जो प्रणाली है ये लोकतंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। ये मतदाता के मन में जो है कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। अगर हम या पूरा विपक्ष, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब वो ये क्या नाम सुझाव देती थी, आरोप लगाती थी कि वीवीपैट को 100% गिनती किया जाए। आप कहिए वीवीपैट की 100% गिनती संभव नहीं है, हम 50% कर लेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं कि नहीं साहब हम तो 2% करेंगे। तो ये उचित नहीं है ना। आप काउंटर आरोप लगाने की जगह पर आपका काम आरोप लगाना नहीं है, आरोप लगाना राजनीतिक दलों का, कोई सत्ता पक्ष में कोई प्रतिपक्ष में आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक निरंतरता की संस्था है, स्वायत्त संस्था है। इसको राजनीतिक दलों पर इस तरीके के ओछे आरोप लगाने से बचना चाहिए। और अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम चुनाव को हम देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, तो इसका प्रमाण इन्हें देना चाहिए, वरना इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी होना चाहिए। जो लोग इस तरीके के आरोप कांग्रेस जैसी पार्टी पर लगाते हैं जिसने देश को आजाद कराया, जिसने देश में लोकतंत्र की स्थापना की, जिसने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके एक भारत नेक भारत बनाया, जिसने जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक भारत का एक नक्शा दिया, जिस पार्टी ने राजाओं को हटा करके क्या नाम जनतंत्र की, और वो भी बहुदलीय जनतंत्र की स्थापना की, जिस पार्टी ने लगातार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके महाजनी व्यवस्था से किसानों को, नौजवानों को मुक्त कराया, कोऑपरेटिव बैंक जिस पार्टी ने दिए हों, जिस पार्टी ने पीएसयू बनाए हों, जिस पार्टी ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया हो, जिस पार्टी ने एम्स बनाए हो, आईआईटीज बनाए हो, और ये सब कुछ जिस पार्टी ने पंचायती राज की व्यवस्था दी हो, यानी लोगों को, लोगों के लिए, लोगों द्वारा वैधानिक सत्ता की स्थापना कराने में निरंतर प्रयास किए हो, जिस पार्टी ने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया हो, राइट टू फूड दिया हो, राइट टू क्या नाम एजुकेशन दिया हो, उस पार्टी के ऊपर अगर आप अस्थिरता का आरोप लगाते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। ठीक बात है सर, लेकिन जो नागरिकों की चिंता है वो ये है कि आयोग तक तो ठीक था। अभी लोकसभा चुनाव के पहले पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जिस पीठ ने सुनवाई की, जो कि ईवीएम की टैंपरिंग के खिलाफ थी, कि ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुना, पूरी बहस हुई और इसके बाद उसमें से जो निकला वो ये था कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सवाल ये है कि अगर यही बार बार होता रहा तो कैसे काम चलेगा। आज बीजेपी सरकार में, कल के दिन आप सत्ता में होंगे, और ये भी तय है कि वो भी बोलेंगे, वो भी इसी बात को बोलेंगे कि चुनाव आयोग टेम्परिंग कर रहा है, चुनाव आयोग, ये बैटरी का मामला आएगा, तमाम चीजें आएंगी। तो आम वोटर कब तय करेगा, कैसे तय करेंगे? देखिए देखिए मैं फिर से बताता हूं। जी 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे ईवीएम के खिलाफ। हमने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी जो है देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते, बल्कि चुनाव आयोग ने ये कहा, जब हमारी सरकार थी और सरकार ने और चुनाव आयोग ने ये कहा था कि भाई इसकी हम, लोगों में विश्वास पैदा हो तो इसकी हम क्या व्यवस्था कर सकते। तो हमने एक टेक्निकल कमेटी बैठाई। टेक्निकल कमेटी ने सुझाव दिया कि साहब वीवीपैट मशीन लगाई जाए, ताकि लोगों को यह दिखे कि उन्होंने जहां वोट डाला है वो वोट की पर्ची उनको निकलती हुई दिखे। 10,000 करोड़ रुपए एक साथ चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने दिए। कांग्रेस पार्टी भी चाहती तो ये आरोप लगवा देती कि साहब वो तो, ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो चुनाव को जो है देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, अफगानिस्तान के हाथ में। ये कहना तो हम भी कह सकते थे ना। हमने
उनकी उसको सुना, शिकायत को सुना, और शिकायत को सुनने के बाद उसके समाधान में एक पहला कदम निकाला। भाई ये ईवीएम भी तो कांग्रेस की ही लाई हुई है ना, आप बात समझिए। उसके बाद वीवीपैट भी कांग्रेस का ही लाया हुआ है। उस समय ये हुआ कि साहब वीवीपैट में मशीनें दिखे और 2.5% वोट जो है कोई भी हम रैंडमली किसी मशीन में चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर एक संशय उठा, तो कहा कि साहब 5% कर लेंगे। अभी अगर संशय उठ रहा है तो इसमें विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगाने की जगह अगर चुनाव आयोग ये कहे कि आप 50% वीवीपैट या 100% वीवीपैट हम गिन लेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर लोकतंत्र के लिए होगा बनस्पतन कि प्रतिपक्षियों के ऊपर, जिनका कि देश को बनाने में, बढ़ाने में अप्रतिम योगदान है, उनके ऊपर आप अस्थिर करने जैसा ओछा, नीच और निर्लज्ज आरोप लगाएं। आप कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग अपनी मर्यादा भूल करके राजनीतिक दलों पर, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उन पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। ये आरोप ये उचित नहीं है लोकतंत्र में। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये आपकी बात सही है। ठीक बात है। बस जो हमारी चिंता है वो ये है कि वोटर्स बहुत कंफ्यूज होगा, बार-बार कंफ्यूज होगा, और वो ये भी सवाल पूछता है, आपके सामने ये सवाल कई बार आया होगा कि जब आप कर्नाटक जीत लेते हैं, जब आप हिमाचल जीत लेते हैं, जब आप तमाम अन्य राज्यों के चुनाव जीत लेते हैं, तो आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन आप जिस भी विधानसभा चुनाव में दिक्कत होती है, हार का सामना करना पड़ता है, वहां सवाल उठते हैं। ये कहने का ये ये फिर से मीडिया प्रदत्त और विशेष रूप से गोदी मीडिया प्रदत्त एक नैरेटिव है, फेक नैरेटिव है कि जहां हम चुनाव जीत लेते हैं वहां मशीन पर, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। 2018 में हम लोग मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते। श्री राहुल गांधी जी से सवाल किया गया, रात में 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि साहब अब आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे। हम्म। तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया था, हम सारे के सारे राज्य भी जीत जाएं, वीवीपैट और ईवीएम पर हमारे सवाल जारी रहेंगे। हमने तब भी सवाल जवाब मांगा। आपको बताएं, अभी अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट भी जीत जाता तो भी हमारे ईवीएम पर और क्या नाम इलेक्शन कमीशन की मशीनरी पर जायज सवाल जारी रहेंगे। आप मेरी बात को समझिए। ऐसा ये नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रॉलर्स के जरिए, अपने जो जो 2-2 टके के जो जॉम्बीज हैं उनके जरिए जो कराती है, और जिन लोगों को ऐसे ऐसे एंकर हैं, आज पप्पू यादव को तो वाई कैटेगरी सुरक्षा, जिसको लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है, और एक एंकर है सुधीर चौधरी नाम का, किसी चैनल में है, उसको जेड कैटेगरी सुरक्षा, एंकर है वो, जनता में भी नहीं जाता। तो ऐसे लोग जब ये फेक नैरेटिव चलाते हैं ना, तो उसमें जनता जरूर भ्रमित होती है। वरना हमारी जनता जनार्दन है, बहुत समझदार जनता है। इस जनता के विवेक पर ये जनता नीर और शीर का अंतर करना जानती है। इस पर, इसके विवेक पर सवाल उठाने वाले लोग, जो लोग हैं, वो स्वयं मूर्ख हैं। ठीक है सुरेन जी, अगला सवाल यूपी उपचुनावों से है। 9 सीटों में उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस एक भी सीट से कंटेस्ट नहीं कर रही है। आपको इन तमाम सवालों का सामना करना पड़ रहा होगा। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि क्या इन 9 सीटों में से किसी भी एक सीट में लड़ने का स्कोप नहीं था कांग्रेस के पास? तमाम अन्य सवालों के अंदर एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिसमें कांग्रेस लड़ सकती और लड़ाई में आ जाती, क्योंकि ऐसा तो, इस बात की तो गारंटी नहीं कि समाजवादी पार्टी 9 सीटें लड़ेगी और 9 जीत जाएगी। इस बात की गारंटी तो नहीं है। देखिए, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। फिर से मैं जी। वही नैरेटिव की बात कर रहा हूं, जो हम्म, फेक नैरेटिव। हम इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे 9 की 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी हम्म, सीट पर ऐसा नहीं जहां कांग्रेस चुनाव न लड़ रही है। इस बार हमने सिंबल नहीं अपना उतारा, और किसी आदमी ने हमारे यहां से विद्रोह करने की कोशिश की थी फूलपुर में, सुरेश यादव ने, उसको हमने पार्टी से निकाल दिया। पार्टी के आला कमान ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के निर्णय लिया कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख उत्तर प्रदेश में साथी की उसमें हम लोग उपचुनाव में सारे के सारा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लोगों को चुनाव लड़ाएगी। मैं ये आपको आप एक छोटा बात, सा सुनिए ठीक है, ना, ठीक। मैं आपको पूरी हम्म, बात बताता हूँ। जी, जी। ये खैर की प्रत्याशी चारू कैन है, हम्म, ठीक।
आप बताइए, चारू कैन कहां से गई समाजवादी पार्टी में? कांग्रेस से गई ना। मैं आपको नाम लेकर के बता रहा हूं। तो हम्म। ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक भी सीट पर नहीं लड़ सकती थी या नहीं कर सकती थी, हमारी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की भलाई के लिए नंबर एक, कम्युनल ताकतों को परास्त करने के लिए नंबर दो, लोग जो संविधान विरोधी शक्तियां हैं उनके लिए, उनके खिलाफ, और बेरोजगारी जो बढ़ाने वाली शक्तियां उनके खिलाफ हमने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में हम, जैसे हरियाणा में भी बात आई थी कि समाजवादी पार्टी ने अनकंडीशनल हमें सपोर्ट किया था, उसी तरीके से हमने यहां पर अनकंडीशनली उनके साथ चलने का फैसला लिया। और ये हमारे आला कमान का और समाजवादी पार्टी के आला कमान का संयुक्त निर्णय था। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, 9 की 9 सीटें जब हम जीतेंगे तो भी हम उसमें पूरे इंडिया गठबंधन की जीत मानेंगे। तो यहां पर हमारा व्यक्तिगत मसला नहीं था, मसला था जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाली जो ताकतें हैं उनको कैसे परास्त किया जाए। ये आपकी आखिरी बात आपके लिहाज से सही हो सकती है सुरेंद्र जी, लेकिन जैसे आपने एग्जाम्पल दिया हरियाणा का, तो हरियाणा में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की है वो स्थिति कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में नहीं है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही लोकसभा में 17 सीटें कंटेस्ट की थी कांग्रेस ने, जिसमें से 6 सीटें जीती लोकसभा की। देखिए, दो जबकि बातें पिछली बड़ी लोकसभा में बहुत बुरी मैं स्थिति थी, इसके बाद भी 6 लोकसभा मैंने सीटें जीती। दूसरी बात सर, मैं मैं कंप्लीट कर लूं जरा। और अगले में ये कि आप कह रहे हैं कि हम बैनर तले लड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स में जितनी मेरी समझ है, जो प्राइमरी एंटिटी है वो है पॉलिटिकल पार्टी, गठबंधन सेकेंडरी आइडेंटिटी है। और जो प्राइमरी आइडेंटिटी है उसका मतलब है उसका चुनाव चिन्ह। जब भी कोई विधायक चुन के आएगा तो इंडिया गठबंधन, जब तक गठबंधन अस्तित्व में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर गठबंधन अस्तित्व में नहीं रहता वो तो विधायक किसका माना जाएगा? समाजवादी पार्टी। आपकी बात हो गई पूरी। जी। लोकतंत्र की जो साधारण परिस्थितियां जो 1952 से लेकर के 2014 तक चल रही थी, उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन 2014 के बाद, और विशेष रूप से 2022 के बाद, जिस तरीके से अधिनायकवादी ताकतों ने खुली निर्लज्जता करनी शुरू की और संविधान को क्या नाम हटाने की, आरक्षण को हटाने की, देश की बहुदलीय व्यवस्था को खत्म करने की, छोटे छोटे दलों को जेजेपी बनाने की, ये जब से ये कोशिश की ना, तो निश्चित तौर पर विशेष परिस्थितियों के चुनाव हैं इस वक्त चुनाव पार्टी बचाने से ज्यादा लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप भरोसा करें कि पार्टी से बड़ा देश है, और पार्टी Obviously। और देश में अगर लोकतंत्र रहेगा तो हम सब कुछ सरवाइव कर जाएंगे। हमारे अंदर, पार्टी के अंदर भी मतभेद हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के दलों में भी मतभेद हैं, लेकिन एक चीज को लेकर के सब एक हैं कि सबसे पहले देश को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, और कहीं ना कहीं आरक्षण को बचाया जाए, जिसमें एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया। सुरेश चंद्र यादव जी का जैसे आपने एग्जाम्पल बताया, जिनको आप लोगों ने 6 साल के लिए टर्मिनेट कर दिया है, वही कह रहे हैं कि जो महासचिव हैं और जो अध्यक्ष जी हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को भ्रमित कर रहे हैं और वो उनको सही बात नहीं बता रहे हैं। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता इससे निराश है। पार्टी लीडरशिप जिस का जि, पार्टी जिस लीडरशिप जिस का निर्णय हो सकता है, लेकिन निराश देखिए, है का, का, कार्यकर्ता। का, कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई किसी आदमी को बात कहता है और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे कहता है तो हम उसको सम्मान सहित जवाब देंगे। लेकिन अगर कोई हमारा इस तरीके का आदमी विद्रोही बनकर के, बागी बनकर के ऐसी बात करता है, तो निश्चित तौर पर पार्टी में, पार्टी की संरचना, पार्टी का कानून और पार्टी की एकता और हाईकमान की सुप्रीमेसी, जो सीडब्ल्यूसी की सुप्रीमेसी है, वो सर्वोच्च है। उसके खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, और निष्कासित शख्स की बातों का हमारे यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। आप लोगों को महत्व देना है तो देते रहिए। नहीं, वो मैंने महत्व देने की बात नहीं है, जो उन्होंने मीडिया में बोला उस पर सवाल है कि जो वो बात बोल रहे हैं उस पर सवाल था, महत्व मैंने की वही बात नहीं। मैंने वही बात कही ना, कि जो शख्स पार्टी से निकाला जा चुका, कहते हैं ना कि जो पहले आंखों से और फिर दिल से उतर गया, तो क्या फर्क पड़ता है फिर वो किधर गया। तो हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप पार्टी के अनुशासन से बंद करके अगर आप नहीं चल सकते हैं, और पार्टी के अनुशासन में जो सबसे बड़ी बात होती है कि मतांतरों के साथ में हमारी एकता बनी रहती है, अनेकता में एकता
और हिंद की विशेषता भी और कांग्रेस की विशेषता भी। कांग्रेस के हमारे सर्वोच्च जो हमारी निर्णय लेने वाली बॉडी है सीडब्ल्यूसी के फैसले के खिलाफ भी अगर कोई जाएगा तो निश्चित तौर पर उसे हम कांग्रेसी नहीं कह सकते। ठीक बात है। कांग्रेस पार्टी का मतलब सदस्य नहीं कह सकते हैं, कांग्रेसी तो कोई भी हो सकता है। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं कह सकते। कांग्रेसी होना अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेसी होने के लिए भी आपको देश की एकता, अखंडता, सेक्युलरिज्म की ऑब्वियसली, रक्षा, संविधान को बचाने के लिए, बहुदलीय लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत सी चीजें आपको करनी होती हैं। तो ये बिल्कुल, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और आपको अपने नेतृत्व में विश्वास रखना पड़ेगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी। धन्यवाद सुरेंद्र जी। आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बातचीत धन्यवाद। करके अच्छा लगा।